पता करो कौन मेरी वानू को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी कब्र में अपने हाथों से खोदूंगा। और हाँ, जैसे ही तुम्हें मौका मिले उसे लेकर मेरे पास आओ। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। फिर अपने फोन की स्क्रीन को देखने लगा, जिस पर वाणी की वॉलपेपर लगी हुई थी, जिसमें वाणी ने ब्लैक वेयर पहने थे, बालों को खुला छोड़ रखा था और उसके एक हाथ के गन थी। वाणी उस फोटो में कहर ढा रही थी। वाणी को फोटो को देखते हुए आदमी ने कहा, वानू, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका बदला मैं लेकर रहूंगा और तुम्हें अपने पास वापस लेकर आऊंगा। दूसरी ओर टेरेस पर रौनक तनु के करीब था, जिससे तनु की हार्ट बेस्ट बढ़ने लगी थी। रौनक तनु के कान पास जाकर बोला, तनु, आई कांट कंट्रोल माई फीलिंग्स फॉर योर, डू यू वांट माई गर्लफ्रेंड। रौनक की बात सुन तनु का दिल जैसे बाहर आने को हो गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रौनक को देख रही थी। तनु को सब कुछ सपना लग रहा था। आखिर लगे भी क्यों, इतना हैंडसम बंदा अगर सामने आकर प्रपोज कर तो कोई भी शौक हो जाए। तनु रौनक को देखती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद तनु बोली, मिस्टर, लेकिन। इससे आगे तनु कुछ बोलती रौनक उसके होठों पर उंगली रख उसे शांत करा देता है और अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहता है, शिशिश मिस्टर, नहीं झंडूबाम, तुम्हारा झंडूबाम। जिसे सुन तनु के फेस के रिएक्शन वास क्या। वहीं रौनक भी मन ही मन अमन को गालियां दे रहा था। तनु के अजीब रिएक्शन देख रौनक तनु का हाथ पकड़ बात संभालते हुए बोला, आई मीन, मैं अपने प्यार से तुम्हें ठंडक पहुंचाऊंगा। जिसे सुन तनु शर्मा गई। वहीं रौनक ने चैन की सांस ली। फिर वो तनु को देखकर बोला, क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी। तनु जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन उस वाणी के कारण मुझे कभी भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने का मौका ही नहीं मिला। कहते हुए तनु के चेहरे के भाव बदल गए। वो अब गुस्से में दिख रही थी। वाणी का नाम सुनते ही रौनक के चेहरे पर गुस्से की लकीर उभर आई, जिसे वो जल्दी ही छुपा लेता है। तनु आगे बोली, तुम्हें पता है, उस वाणी ने हमेशा ही मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। मैं जिस भी किसी को पसंद करती थी, वो सभी जाकर उस वाणी को प्रपोज कर देते हैं। पता न जाने कौन सा जादू टोना करती थी वो लड़कों पर। तनु गुस्से ने कुछ भी बक रही थी। इस बात से अनजान की रौनीत को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। फिर भी अपने गुस्से को छुपाते हुए रौनक बोला, मैं भी तुमसे पहले से लाइक करता था, लेकिन वाणी, उसने मुझे धमकी दी थी मैं तुमसे दूर रहूं, नहीं तो मुझे बदनाम करवा देगी और कहीं मिर्च दिखाने लायक नहीं छूटेगी। कहते हुए रौनक बार बार अपने पर लगे ब्लूटूथ को छू रहा था, जिस बात का ध्यान तनु ने नहीं दिया। वो तो बस वाणी के खिलाफ उसके मन में जितना भी जहर भरा था आज सबका सब रौनक के सामने उगल रही थी। जैसे जैसे तनु वाणी के बारे में बुरी बातें बोल रही थी, वैसे वैसे रौनक के भाव अजीब हो रहे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपा रखे थे। ऑडियो बाय साकिल JX07। तनु की बातें सुन रौनक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने इमोशन को छुपाए रखा। आखिर में तनु बोली, क्या तुम सच में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। जिस पर रौनक ने तनु के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। जिसे सुन तनु ने रौनक को गले लगा लिया। चलो ये सब छोड़ो, कहते हुए रौनक ने तनु को खुद से अलग किया। रौनक आगे बोला, अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन अभी इसे सबसे छुपाकर रखना होगा। जिस पर तनु सवालिया नजरों से रौनक को देखती है। रौनक ने कहा, बेबी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ अपने रीजन है, लेकिन समय आने में सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में खुद अनाउंस करूंगा। ऑक। जिसे सुन तनु का मुंह बन गया, लेकिन वो इससे ही खुश थी कि अब एक रिच आदमी उसका बॉयफ्रेंड है।
कुछ देर बात करने के बाद रौनक टेरेस से नीचे भेज दिया। तनु के वहां से जाते ही रौनक अपने कपड़ों और खुद को अपने हाथ से साफ करने लगा, जैसे तनु के छूने से वो गंदा हो गया हो। वहीं इसके वहां से निकलते ही टेरेस में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। रौनक गुस्से में पीछे पलटकर देखता है। जहां हल्का अंधेरा हो रखा था, वहां से अमन, सोम और आदि बाहर निकले और तीनों ही ठहाके मार मार कर हंस रहे थे। सबसे ज्यादा तो अमन हंस रहा था। वहीं उन्हें हंसते देख रौनक का दिमाग खराब होने लगा था। रौनक गुस्से से चिल्लाकर बोला, अपनी बत्ती सी दिखाना बंद करो वरना उन्हें तोड़ने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसे सुन तीनों एकदम से चुप हो गए। लेकिन जब उनसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई तो वो फिर से थकाके मारकर हंसने लगे। तभी अमन ने हंसने हुए कहा, वाह मेरे झंडूबाम, तुम्हारा को जवाब ही नहीं, क्या एक्टिंग की। आज तो मजा ही आ गया। रौनक घूरकर अमन को देखता है। वो गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो। फिर अपने कान में लगी ब्लूटूथ को निकाल उसे फेंकते हुए आगे बोला, और ये बकवास बुलवाए जा रहे थे। अगर उसे हम पर शक हो जाता तो जानते हो हमारा सारा प्लान खराब हो जाता। लेकिन हुआ तो नहीं ना। आदि भी हंसते हुए बोला। आदि को अपने ऊपर हंसते देख सोम रौनक से बोला, अरे साले साहब, किसी को कोई शक नहीं होगा। बस एक बार हमारा प्लान काम कर जाए, फिर देखना कैसे हम इन माँ बेटी को सबक सिखाते हैं। जिस पर रौनक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस बारे में मेरी टिया को पता चल गया ना तो मेरा ब्रेकअप होना तो पक्का है। इतना कहकर वो टेरेस से चला गया, अपने पीछे आदि, अमन और सोम को हंसते हुए छोड़कर। तनु अपने कमरे में पहुंची। दरवाजे को अंदर से बंद कर वो खुशी से उछलकर नाचने लगी। तनु नाचते हुए बोली, फाइनली अब मेरा भी अमीर बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन नाचते नाचते वो अचानक से रुक गई। उसके चेहरे पर जहां थोड़ी देर पहले खुशी थी, अब उसकी जगह परेशानी ने ले ली थी। तनु परेशान होकर बोली, ये अब तो ठीक है, लेकिन अब मैं इस गुंडे से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगी। अगर उस रघु को पता चला कि मैंने अमीर लड़के के चक्कर में उसे छोड़ा है तो वो मेरी जान ले लेगा। यही सोच तनु परेशान होने लगी। कुछ देर तक सोचने के बाद तनु गहरी सांस लेकर खुद से बोली, तनु जो होगा देखा जाएगा। अब मैं उस लाफिंतर के लिए सोने की मुर्गी तो नहीं छोड़ सकती। सोचते हुए तनु बेड पर लेट गई और शातिर एक साथ खुद से बोली, हाँ अब तय हुआ, मैं कल ही उस रघु से ब्रेकअप कर लूंगी। उसके बाद रौनक और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी। तनु तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसके हाथ जैकपॉट लग गया हो। तनु खुश होते हुए खुद से बोली, अब मुझे रानियों जैसी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तनु ये सब सोचकर खुश थी, लेकिन तनु इन सब से बेखबर थी कि ये सब उसे फंसाने के लिए किया जा रहा है। सबसे अनजान तनु आराम से सो गई। वहीं रेखा जी के कमरे में उनकी नींद उड़ी हुई थी। वो कमरे में टहलते हुए अपनी हाथ की उंगलियों को फंसाए कमरे में घूम रही थी। रेखा जी परेशान होकर खुद से बोली, अगर यहाँ किसी को भी पता चल गया कि इस झूले के गिरने के पीछे मेरा हाथ था तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले किसी को कुछ भी पता चले, मैं तनु को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। सोफे पर बैठते हुए रेखा जी ने आगे कहा, हाँ मैं कल ही तनु के साथ यहाँ से गायब हो जाऊंगी, कि उनमें से कोई भी हमें पकड़ न सके। इतना कहने के बाद रेखा जी चैन की सांस लेती है। अगली सुबह वाणी और मीरा को छोड़कर बाकी सब हॉल में बैठे थे। वाणी और मीरा कमरे में बच्चों के साथ थी। रेखा जी के चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे। रात भर न सोने की वजह से उनकी आंखें उन्हें देख निर्मला जी बोली, रेखा जी आप ठीक तो है? आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या आप बीमार है?
जिस पर रेखा फौरन से अपनी सफाई देते हुए बोली, अरे नहीं नहीं समधिन जी, हम ठीक है, वो बस कल रात अच्छे से नींद नहीं आई ना इसलिए। रेखा जी की बात सुन रहे अमन ने घिन भरी नजरों से उन्हें देख अपने मन में बोला, अभी भी बाद रातों की नींद गई है, बहुत जल्द तुम दोनों माँ बेटी का सुख चैन सब छिनने वाला है। कहते हुए उसके चेहरे में तिरछी मुस्कान आ गई। किस देर शांत रहने के बाद रेखा जी बोली, वो समधिन जी, हम सोच रहे थे कि अब हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। अब आप ही देखिए ना, हमें यहाँ कितने दिन जो गए। अब ऐसे हमें अपनी बेटी के ससुराल में रुकना सही नहीं लग रहा। बाहर पता नहीं लोग इस बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। रेखा जी ने जानबूझकर लोगों की बातें कही ताकि उन्हें जाने का आसान रास्ता मिल जाए। इससे आगे वो कुछ भी कहती। सीढ़ियों से नीचे आ रहे आकाश ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आकाश रघुवंशी इतना कमजोर नहीं कि उसे लोगों की बातों से फर्क पड़े। आकाश की बात सुन रेखा की डर से हालत खराब होने लगी थी। वहीं तनु की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। वहीं आकाश की बात के आगे रेखा ने हकलाते हुए कहा, बेटा, वो हम तो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि मिस्टर शर्मा घर में अकेले हैं, वो परेशान हो रहे होंगे। आप उनकी चिंता मत करें, हमने उनसे बात कर ली है। आकाश ने पैनी नजरों से रेखा जी को देखते हुए कहा, जिस पर वो निशब्द हो गई। तनु, जिसकी नजर बार बार रैनिक पास जा रही थी। रोनित, जो कि आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। जब उसने तनु को अपनी तरफ देखते देखा तो उसका मुंह बन गया। लेकिन अपने इमोशन को छुपाए रोनित ने तनु को देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस फिर क्या था, तनु तो जैसे सपने में ही उड़ने लगी थी। वही रेनित के दिमाग में कुछ तो चल रहा था और वो आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। बातें करने के बाद सबने मिलकर एक साथ नाश्ता किया। उस पारे टाइम भी तनु की नजर रोनित पर थी। जब रेखा जी ने ये देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। तनु को देखकर वो अपने मन में बोली, ये लड़की रोनित को क्यों घूर रही है। कहीं माँ आंटी सही कह रही है, हमें कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए। तनु रेखा जी से बोली, जिसे सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आई। अब रेखा जी को तनु के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकती थी। दूसरी ओर वाणी के कमरे में वाणी और मीरा दोनों बेबीज को खिला रही थी। तभी वाणी मीरा से पूछती है, हमारा प्लान कैसा चल रहा है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। जिसे सुन वाणी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। वाणी और मीरा दोनों बेबीज को खिला रही थी। तभी वाणी मीरा से पूछती है, हमारा प्लान कैसा चल रहा है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। जिसे सुन वाणी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। दूसरी ओर जयपुर में राणा मेंशन में हुकुम सा, हमें उस लड़की का पता चल चुका है। आदमी ने इतना कहा ही था कि वहां गोली चलने की आवाज आई। वही आदमी जिसने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी वो जमीन पर मरा पड़ा था। जिसे देख वहां सभी लोग डर चुके थे। तभी एक खतरनाक आवाज सबको अपने कानों में सुनाई दी। वो जयपुर की होने वाली हुकुम रानी सा है। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने उसका नाम लिया या उसे लड़के कहा। ये अभय राणा था, जयपुर के हुकुम सा, उम्र 28 साल, 6'5" हाइट, सांवला रंग, लेकिन चेहरे पर अलग ही तेज जो किसी को भी उनसे डरने पर मजबूर कर दे। गठीला बदन, उनका गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर रहता है। अभय राणा की होने वाली पत्नी है वो, अभय गुस्से में बोला। जिसे सुन वहां सभी की बोलती बंद हो गई। वहीं अभय के सामने एक बूढ़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल थी।
वो सोफे पर गुस्से में अभय को देख रहे थे। ये अभय के काका साहब विपिन राणा थे। उन्हें अभय पर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। अभय के जाने के सोफे पर बैठे आदमी ने गुस्से में कहा, इनका दिमाग घास चरने गया है। जो अभी भी इन्हें समझ नहीं आ रहा। जिस लड़की को ये पाना चाहते हैं वो पहले से शादीशुदा है और 2 क्यूट से बच्चों की माँ। आदमी ने आवाज की तरफ देखा तो दरवाजे से 25 साल सुंदर लड़की अंदर आ रही थी, जिसे देख बिपिन राणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले, आओ नित्या आओ। लड़की, जिसने सिंपल अनारकली सलवार सूट पहन रखा था, वो दिखने में सुंदर थी। उसका स्वभाव शांत था। लड़की मुस्कुराकर विपिन जी के पास गई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बोली, प्रणाम छोटे हुकुम। विपिन जी मुस्कुराकर नित्या के सर पर हाथ रख उसे कहते हैं, खुश रहो बेटा, बैठो। इतना कहकर वो नित्या को अपने बगल में बैठा लेता है। विपिन से नित्या से बोले, आज सुबह सुबह यहाँ आना कैसे हुआ? नित्या मुस्कुराकर बोली, छोटे हुकुम, आपको तो पता ही हमारे यहाँ आने की वजह। इतना कहकर नित्या जिस तरफ अभय गया था उस तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर उदासी भरे भाव थे, जिसे देख बिपिन जी को उसके लिए बुरा लगा। दरअसल नित्या शुरू से ही अभय को पसंद करती थी, लेकिन अभय ने कभी भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नित्या को उदास देख विपिन से उसे समझाते हुए बोले, बेटा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नित्या ने अपना सर हाँ में हिलाया। तभी नित्या को कुछ याद आया। उसने अपने सर पर टपली मारी और खुद से बोली, अरे हम भी ना भुलक्कड़ हो गए हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो बताना ही भूल गए। नित्या आगे विपिन जी से बोली, हम आपको ये बताने आए थे कि कल हमें मुंबई जाना है। नित्या की बात सुन विपिन जी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, आप मुंबई क्यों जा रही है? नित्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, कल वाणी के बच्चों का नामकरण है, इसलिए वहां पूजा रखी गई है और पार्टी भी, जिसमें हमें और आपको भी बुलाया है। विपिन जी बोले, लेकिन वो लोग मुंबई में ये सब क्यों कर रहे हैं? जोधपुर भी तो आ सकते थे ना। नित्या बोली, हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, साक्षी ने हमसे कहा था कि हम आपको भी इस बारे में बता दे। और इतना कहकर नित्या चुप हो गई। और अभय को सही कहा ना हमने। विपिन जी वाणी की बात को पूरा करते हुए बोले। नित्या अपना सर हाँ में हिला देती है। तो विपिन जी बोले, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानती है वो कैसे है, और अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो फिर पता नहीं वो क्या करेंगे। हमें तो आज भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है कि आखिर हमने छोटे में अभय की बात क्यों नहीं, अगर हम तब उनकी बात मान लेते तो आज वो ऐसे नहीं होते। कहते हुए विपिन जी उदास हो गए। नित्या उन्हें समझाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। विपिन की बोले, हाँ ऐसा ही हो, और अभय वाणी को भूल जाए, वरना कहीं ऐसा ना उनके जुनून के चलते उनकी और वाणी की बचपन की दोस्ती भी न टूट जाए। नित्या बोली, ऐसा कभी नहीं होगा छोटे हुकुम। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें कल के लिए तैयारी भी करनी है। इतना कहकर नित्या वहां से चली गई। नित्या के जाने के बाद विपिन जी कुछ सोचते हुए खुद से बोले, हम नहीं चाहते अभय की गलती के कारण उस बच्ची का घर टूटे, इसलिए हमें कैसे भी करके अभय को समझाना होगा। मुझे पता है आपको कहानी में कई सारे कंफ्यूजन होंगे, तो उन्हें क्लियर करने के लिए हम कुछ पुरानी बातें जान लेते हैं। दरअसल वाणी, साक्षी, अभय, नित्या और रूही सभी बचपन के दोस्त हैं। वाणी की मुलाकात अभी से साक्षी के जन्मदिन पर हुई थी। तब वाणी 6 साल की थी। हालांकि अभय उन सबसे बड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी सबसे अच्छी दोस्ती थी। उनके साथ वो भी छोटा बच्चा बन जाता था। अब बात करें नित्या की, तो वो राणा महल में मुनीम जी की बेटी थी, जो कि पूरे महल की देख रेख के साथ कंपनी के सभी जानकारी रखते थे, जैसे मैनेजर। नित्या उन्हीं की बेटी थी,
लेकिन राणा परिवार में सभी उन्हें अपनी घर की बेटी ही मानते थे। वाणी, साक्षी, नित्या और अभय सभी का बचपन एक साथ बीता। और वही अभय भी वाणी को पसंद करने लगा, लेकिन वाणी उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी जिससे वो अपने सुख दुख शेयर करती थी। वहीं नित्या भी चोरी चुपके अभय को प्यार करने लगी थी, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। जब अभय 18 साल का हुआ तब किसी ने उसके परिवार पर हमला कर दिया और उस हमले के वाणी का सारा परिवार खत्म हो गया। सिर्फ विपिन जी और अभय जी जिंदा बचे। इसलिए विपिन जी ने अभय की सुरक्षा के लिए उसे जबरदस्ती फॉरेन भेज दिया, जिससे बाद वो 10 साल बाद इंडिया वापस आया है। जहां पहुंचते ही उसे वाणी की शादी के बारे में पता चला कि जोधपुर के राजकुंवर ने वाणी से जबरदस्ती शादी कर ली। तभी से वो वाणी को वहां से छुड़ाकर अपने साथ लाने को कोशिश कर रहा है। अगर अभय को वाणी और आकाश के प्यार के बारे में पता होता तो शायद वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा है आकाश उसे जबरदस्ती अपने साथ रख रहा है। विपिन जी कुछ देर तक सोचने के बाद अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहते हैं, कल हम मुंबई जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में हुकुमसा को पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने कॉल कर दिया। उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए, लेकिन कोई था जो शुरू से पिलर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। विपिन जी के जाने के बाद वो भी चला गया। दूसरी ओर मुंबई में वाणी और आकाश दोनों ही अपने क्यूट बेबीज को गोद में लिए उन्हें खिला रहे थे। उनके अलावा कमरे में अमन, रूही और मीरा भी थी। आदि सोम दोनों ऑफिस गए हुए थे। वहीं आकाश अपना काम घर से ही कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी प्यारी बीवी और बच्चों को अकेला छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। आकाश अपनी गोद में प्रिंसेस को लिए बोला, कल हमारी प्रिंसेस नामकरण होगा। जिसे सुन प्रिंसेस खिलखिला कर हंस दी। वाणी बोली, मिस्टर पति देव, आप भूल रहे हैं कि कल हमारी प्रिंसेस के साथ हमारे प्रिंस का भी नामकरण है। आप उन्हें भूल नहीं सकते। जिस पर आकाश वाणी को चिढ़ाते हुए बोला, हाँ तो। जिसे सुन वाणी आकाश को घूर कर देखने लगी। वाणी बोली, ये भी आपका ही बेटा है। आकाश बोला, तो हमने कब मना किया। इतना कहकर वो दोबारा से प्रिंसेस को खिलाने लगे, जिसे देख वहां बैठे अमन और रूही हंसने लगे। तभी अमन बोला, भाभी आप बुरा मत मानना, लेकिन भाई को देखकर लगता है वो अपना सारा प्यार हमारी क्यूटी पर लुटाने वाले हैं। आखिर वो पापा की परी जो है। जिस पर रूही नीच में बोल पड़ी, तो मेरा प्रिंस चार्मिंग भी किसी से कम नहीं है, समझे। हाँ सही कहा, वो अपनी माँ का मगरमच्छ। रूही को चिढ़ाते हुए अमन बोला। अब रूही और वाणी अमन को गुस्से में देखने लगी, लेकिन उनके अलावा कोई और भी था जी अमन को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। जी वो आकाश नहीं, हमारे छोटे प्रिंस चार्मिंग थे। आकाश जो प्रिंसेस को गोद में लिए बैठा था। जब इसकी नजर अपने बेटे पर गई तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वहीं आकाश की नजरों का पीछे करते हुए सबने चुन्नू जी को देखा, जिसे देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वाणी चुन्नू को देखते हुए आकाश से बोली, ये बिल्कुल आप पर गया है। देखो कैसे अमन भैया को घूर कर देख रहा है। दरअसल जब अमन चुन्नू को माँ का मगरमच्छ बोल रहा था, तो चुन्नू को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, और वो अमन को अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती आंखों को छोटा कर उसे घूर कर देखने लगा। जैसे उसका बस चलता तो वो अभी उठकर अपने चाचू को पीट देता। अमन ने चुन्नू को देखा और बोला, ओह ये ऐसे क्या देख रहे हो। भले ही तुम्हारी आंखें भाई किसी हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरने वाला। लेकिन चुन्नू ठहरा, आकाश का सेकंड वर्जन वो कहाँ मानने वाला था। उसने फिर एक नजर आकाश को देखा, जैसे कह रहा हो, यहाँ आपके बेटे की बुराई पर बुराई हो रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं।
आकाश उसकी बात को समझ उसने प्रिंसेस को वाणी को गोद में दिया और चुन्नू को अपनी गोद में उठा लिया। चुन्नू कैसे ही आकाश की गोद में गया उसने रोना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से रोया कि अमन के कानों में दर्द होने लगा। वहीं आकाश उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो था कि शांत हो का नाम भी नहीं ले रहा था। जिसे देख आकाश के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। तभी वाणी प्रिंसेस को रूही की गोद में पकड़ा आकाश से चुन्नू को ले आकाश को डांटते हुए कहती है, देखिए क्या कर दिया आपने, बेचारे हमारे मासूम से बच्चे को रुला दिया। वाणी आकाश को डांट रही थी जिसे सुन आकाश का मुंह बन गया। वहीं आकाश को डांट पड़ते देख हमारे चुन्नू जी चुप हो गए और खिलखिलाकर हंसने लगे, जिसे देख आकाश और अमन के साथ रूही की भी आंखें फटी रह गई। तभी अमन अपने मन में बोला, ओ मैया जी, ये कल का आया चूजा तो बड़ा चंट निकला बे। क्या नाटक किया, भाई को भाभी से डांट खिल्व दी, अब तो इससे बचकर रहना पड़ेगा। आकाश भी उसे घूर रहा था। वो अपने मन में बोला, ये सच में मेरा ही बेटा है ना, फिर खुद ही बोला लेकिन इसकी हरकतें इसकी माँ जैसे है, माँ का चमचा। वहीं चुन्नू भी आकाश को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माई मॉम इज बेस्ट। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। ओ मैया जी, ये कल का आया चूजा तो बड़ा चंट निकला बे। क्या नाटक किया, भाई को भाभी से डांट खिल्व दी, अब तो इससे बचकर रहना पड़ेगा। आकाश भी उसे घूर रहा था। वो अपने मन में बोला, ये सच में मेरा ही बेटा है ना, फिर खुद ही बोला लेकिन इसकी हरकतें इसकी माँ जैसे है, माँ का चमचा। वहीं चुन्नू भी आकाश को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माई मॉम इज बेस्ट। चुन्नू को देख बोला, ये अभी से इतना ड्रामेबाज है, पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। अपने बेटे के लिए ड्रामेबाज सुन वाणी आकाश को घूर कर देखने लगी। वाणी आकाश से बोली, खबरदार, जो हमारे चांद जैसे बेटे को ड्रामेबाज कहा तो। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो तो छोटा ड्रामेबाज है और तुम बड़ी। वाणी की बात को बीच में काटते हुए आकाश बोला, जिसे सुन वाणी चिढ़ गई। वहीं बाकी सब उन दोनों की नोकझोंक देख हंस रहे थे। जब आकाश ने सबको अपने ऊपर हंसते देखता तो गुस्से में बोला, तुम सब लोगों के कुछ ज्यादा ही दांत नहीं निकलने लगे हैं। आकाश को गुस्से में देख वहां सभी की बोलती बंद हो गई। अमन चुपके से रूही और मीरा को इशारा करता है। इशारा पाकर दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उनके पीछे पीछे अमन भी 9-2-11 हो लिया। उनके जाने के बाद आकाश वाणी से बोला, तुम आराम करो, मैं बच्चों के पास हूँ। वाणी अपना सर हाँ में हिलाती है। उसके बाद वाणी बेड पर लेट गई और लेटे हुए आकाश को देखने लगी, जो बच्चों से बात कर रहा था। आकाश का ऐसा रूप वाणी ने पहली बार देखा था, जो वाणी को बहुत अच्छा लगा। वाणी आकाश को देख मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, काश आप हमेशा ही ऐसे रहते, हमारे बच्चों के क्यूट डैडी बनकर। वाणी तो बस आकाश के चेहरे की मुस्कान देख रही थी, जिसे देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वहीं आकाश को अपने ऊपर किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई तो उसने अपना सर उठाकर वाणी की तरफ देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुराए जा रही थी। आकाश वाणी से बोला, ऐसे मत देखो, वरना आई लॉस माई कंट्रोल और उसके बाद में तुम्हें खाऊंगा। जिसे सुन वाणी का मुंह खुला रह गया। वाणी आकाश को देखते हुए अपने मन में बोली, कितने बेशर्म है ये, कुछ तो शर्म करिए, अब आप 2 बच्चों के बाप है। वाणी आकाश से बोली। आकाश शरारती अंदाज में वाणी को छेड़ते हुए बोला, अगर तुम कहो तो 2 के 4 भी हो सकते हैं, फिर हमारे बच्चों को कंपनी देने उनके छोटे भाई बहन भी होंगे। क्या कहती हो? इतना कहकर आकाश ने वाणी को आंख मार दी। वाणी का चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो चुका था। वाणी जल्दी से बोली, अभी पहले इन 2 को तो संभाले, उसके बाद आगे के सपने देखना।
आकाश बोला, सपने देखने में क्या जाता है। उसने वाणी को एक नज़र देख उसे परेशान करते हुए बोला, वैसे मेरा प्लान तो पूरी क्रिकेट टीम तैयार करने का था, लेकिन क्रिकेट टीम तैयार करके उनसे मैच खिलवाना है क्या? आकाश की बात को काटते हुए वाणी बोली। आकाश बोला, नहीं, उसका प्लान तो नहीं था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम वो भी कर सकते हैं। क्या कहती हो चुन्नू की मम्मी? वाणी तो अपना मुंह खोले अपने बेशर्म पति को देख रही थी, जिसकी बेशर्मी भरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वाणी आकाश से बोली, आप दिन ब दिन और बेशर्म होते जा रहे हैं। आकाश उठकर वाणी के पास आया और उसके ऊपर झुककर बोला, अजी आपके लिए तो हम कुछ भी बनने के लिए तैयार है, फिर बेशर्म क्या चीज है? इतना कहकर आकाश वाणी के ऊपर झुकने लगा। आकाश को अपने करीब देख वाणी की हॉट बीट फास्ट हो गई। वाणी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देख आकाश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। आकाश जैसे ही वाणी के होठों को छूने वाला था, वैसे ही हमारे चुन्नू जी ने रोना शुरू कर दिया, जिसे सुन आकाश की आंखें गुस्से में बंद हो गई। वो अपने ही बच्चों के कारण बेबस था। वहीं चुन्नू के रोने की आवाज सुन वाणी आकाश को अपने ऊपर से धक्का देकर अपने लाडले बेटे को अपनी गोद में उठा लेती है। वहीं आकाश के रोमांस का पूरा मूड खराब हो चुका था। वाणी की गोद में जाते ही चुन्नू शांत हो गया, जिसे देख आकाश उसे घूर कर देखने लगा। आकाश अपने मन में बोला, ये कबाब में हड्डी जरूर ये जानबूझकर रोया है, इससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कहते हुए आकाश का मुंह बना हुआ था। वहीं चुन्नू तो आकाश की शक्ल देख उसके फुल मजे ले रहा था। अब यहाँ बाप बेटे में वाणी के लिए जंग छिड़ने वाली थी। आकाश चुन्नू को देखते हुए बोला, बेटा एक बार तुम बड़े हो जाओ, फिर देखना मैं तुमसे अपना बदला कैसे लूंगा। वहीं चुन्नू जी भी आकाश को किलर लुक देते हैं, जैसे कह रहे हो तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल अभी तो मेरी ही चलने वाली है। आकाश ने लाचारी से अपना सर हिलाया और प्रिंसेस को देखते हुए बोला, एक आप ही तो है जिन्हें अपने डैडी की फिक्र रहती है। जिसे सुन प्रिंसेस हंस दी। रात में रघुवंशी पैलेस में सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। वहीं तनु का तो अलग ही सीन चल रहा था। तनु जो कि रौनक के बगल में बैठी थी, वो टेबल के नीचे से अपने पैर से रौनक के पैर को रब कर रही थी, जिससे रौनक को उस पास बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी कस ली। रौनक जैसे ही तनु को कुछ कहने वाला था, उससे पहले ही आदि बोला, नामकरण संस्कार की सारी तैयारी हो चुकी है और कुछ खास मेहमान कल आ जाएंगे और बाकी के पार्टी में। निर्मला जी कंफ्यूज होकर बोली, खास मेहमान? आदि रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, वो तो आपको कल ही पता चलेगा। तनु रौनक के पैर पर रब कर रही थी। रौनक जिससे मुश्किल से एक निवाला अपने गले से उतर रहा था, उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया, कहीं उसके गुस्से की वजह से उनका प्लान खराब ना हो जाए। रौनक के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख अमन, आदि और सोम को हंसी आ रही थी। तीनों मन ही मन उसकी मजबूरी पर हंस रहे थे। जब रौनक ने तीनों को अपने ऊपर हंसते देखा तो उसे उन पर बहुत गुस्सा आया। तीनों को देखते हुए रौनक अपने मन में बोला, हंस लो बेटा, अभी जितना हंसना है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुमसे उसका बदला लूंगा। कहते हुए इसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी, जैसे वो कोई प्लान सोच रहा हो। डिनर करने के बाद अब अपने अपने कमरे में चले गए। साक्षी का 8 महीना चल रहा था, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने कहा था। हालांकि वो किसी की बात मानती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे मानना पड़ा। अमन कमरे में आया। उसने देखा साक्षी बेड पर बैठकर आराम से चॉकलेट खा रही थी, जिसे देख अमन की आंखें छोटी हो गई।
वो जल्दी से साक्षी के पास आया और उसके हाथ से चॉकलेट छीनते हुए बोला, ये क्या है बेबी? डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा मीठा खाने से मना किया है ना, फिर भी तुम। अमन को गुस्से में देख साक्षी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, हम ये खुद थोड़ी ना खा रहे थे, वो तो हमारे बेबी को चॉकलेट खानी थी इसलिए हम इसे खिला रहे थे। इतना कहकर साक्षी अमन को अपनी बत्तीसी दिखाने लगी। अमन घूरकर साक्षी को देखता है। वो साक्षी से बोला, बेबी को चॉकलेट खानी है। जिस पर साक्षी ने मासूम सा चेहरा बनाकर हाँ में हिलाया। तो अमन बोला, अच्छा तो बेबी ने तुम्हें कैसे बताया कि उसे चॉकलेट खानी है? जिसे सुन साक्षी की आंखों में चमक आ गई। वो अमन का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे बेड पर बैठाते हुए कहती है, अगर हमने आपको बताया तो आप हमें चॉकलेट खाने देंगे? अमन पहले तो वाणी को घूरता है, फिर अपना सर हाँ में हिला देता है। अमन की हाँ सुनते ही साक्षी अमन का हाथ पकड़ अपने फूले पेट पर रख देती है। फिर अपने पेट को देख बोली, बेबी आपको चॉकलेट खानी है? साक्षी का इतना कहना था कि पेट के अंदर बेबी ने किक मारी, जिसके ऐसा करते ही वाणी के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। वो चहकते हुए अमन से बोली, देख लिया आपने, अब चलिए जल्दी से हमें हमारी चॉकलेट वापस दीजिए। अमन पहले एक नज़र साक्षी को देखता है, फिर उसके पेट को। अमन बोला, बेबी चॉकलेट आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जिस पर बेबी फिर से किक मारता है तो साक्षी जल्दी से कहती है, बेबी कह रहा है उसे कुछ नहीं होगा। अमन साक्षी की तरफ देखकर बोला, आपको कैसा पता? क्योंकि हम उसकी माँ है। साक्षी ने भी इसी लहजे में जवाब दिया और अमन के हाथ से चॉकलेट छीनकर खाने लगी। जिसे देख अमन अपना सर नागवारी में हिलाते हुए धीमी आवाज में बोला, इनका कुछ नहीं हो सकता। जिसे साक्षी ने सुन लिया, वो अमन को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, आपने कुछ कहा? अमन जल्दी से बोला, नहीं नहीं मैंने कहा कुछ कहा, वो आजकल तुम्हारे कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। जिस पर साक्षी आकाश को घूरती है तो बात को बदलते हुए अमन बोला, परसों बच्चों का नामकरण है। कुछ देर चुप रहकर अमन बोला, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगी? जिसे सुन साक्षी का मुंह खुला रह गया। वो अमन पर गुस्सा करके बोली, हम क्यों नहीं जाएंगे? अमन साक्षी को समझाते हुए बोला, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते जो वाणी भाभी के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। और सिर्फ हमारा नहीं, बाकी घर वालों का भी फैसला है, जिसे आपको मानना पड़ेगा। जिसे सुन साक्षी उदास हो गई। साक्षी रोनी सूरत बनाकर अमन से बोली, लेकिन हमें भी वहां जाना है। नीचे सब लोग मस्ती करेंगे और हम अकेले कमरे में नहीं। साक्षी अमन का हाथ पकड़कर बोली, आप माँ से बात करिए ना, देखिए हम चुपचाप एक जगह बैठे रहेंगे। लेकिन प्लीज हमें भी पूजा में ले चलिए। हमने अभी तक अपने प्यारे क्यूट से भांजे और भांजी को देखा तक नहीं। साक्षी को उदास देख अमन को भी बुरा लगता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसकी और उनके बच्चे की सेफ्टी के लिए ही था। अमन को अपनी बात ना मानते देख साक्षी उससे गुस्सा होकर बेड पर अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट गई। साक्षी अपने मन में बोली, आप चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मैं नामकरण संस्कार में आऊंगी। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगी। ऑडियो बाय साकिल JX07। अमन कमरे में आया। उसने देखा साक्षी बेड पर बैठकर आराम से चॉकलेट खा रही थी। जिसे देख अमन की आंखें छोटी हो गई। वो जल्दी से साक्षी के पास आया और उसके हाथ से चॉकलेट छीनते हुए बोला, ये क्या है बेबी? डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा मीठा खाने से मना किया है ना, फिर भी तुम। अमन को गुस्से में देख साक्षी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, हम ये खुद थोड़ी ना खा रहे थे, वो तो हमारे बेबी को चॉकलेट खानी थी इसलिए हम इसे खिला रहे थे। इतना कहकर साक्षी अमन को अपनी बत्तीसी दिखाने लगी। अमन घूरकर साक्षी को देखता है।
वो साक्षी से बोला बेबी को चॉकलेट खानी है, जिस पर साक्षी ने मासूम सा चेहरा बनाकर हाँ में हिलाया। तो अमन बोला अच्छा तो बेबी ने तुम्हें कैसे बताया कि उसे चॉकलेट खानी है? जिसे सुन साक्षी की आंखों में चमक आ गई। वो अमन का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे बेड पर बैठाते हुए कहती है अगर हमने आपको बताया तो आप हमें चॉकलेट खाने देंगे? अमन पहले तो वाणी को घूरता है फिर अपना सर हाँ में हिला देता है। अमन की हाँ सुनते ही साक्षी अमन का हाथ पकड़ अपने फूले पेट पर रख देती है। फिर अपने पेट को देख बोली बेबी आपको चॉकलेट खानी है। साक्षी का इतना कहना था कि पेट के अंदर बेबी ने किक मारी, जिसके ऐसा करते ही वाणी के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। वो चहकते हुए अमन से बोली देख लिया आपने, अब चलिए जल्दी से हमें हमारी चॉकलेट वापस दीजिए। अमन पहले एक नजर साक्षी को देखता है फिर उसके पेट को। अमन बोला बेबी चॉकलेट आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जिस पर बेबी फिर से किक मारता है तो साक्षी जल्दी से कहती है बेबी कह रहा है उसे कुछ नहीं होगा। अमन साक्षी की तरफ देखकर बोला आपको कैसा पता? क्योंकि हम उसकी माँ है। साक्षी ने भी इसी लहजे में जवाब दिया और अमन के हाथ से चॉकलेट छीनकर खाने लगी, जिसे देख अमन अपना सर नागवारी में हिलाते हुए धीमी आवाज में बोला इनका कुछ नहीं हो सकता। जिसे साक्षी ने सुन लिया। वो अमन को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली आपने कुछ कहा? अमन जल्दी से बोला नहीं नहीं मैंने कहा कुछ कहा, वो आजकल तुम्हारे कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। जिस पर साक्षी आकाश को घूरती है तो बात को बदलते हुए अमन बोला परसों बच्चों का नामकरण है। कुछ देर चुप रहकर अमन बोला लेकिन आप वहां नहीं जाएंगी? जिसे सुन साक्षी का मुंह खुला रह गया। वो अमन पर गुस्सा करके बोली क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे? अमन साक्षी को समझाते हुए बोला आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते जो वाणी भाभी के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। और सिर्फ हमारा नहीं बाकी घर वालों का भी फैसला है, जिसे आपको मानना पड़ेगा। जिसे सुन साक्षी उदास हो गई। साक्षी रोनी सूरत बनाकर अमन से बोली लेकिन हमें भी वहां जाना है, नीचे सब लोग मस्ती करेंगे और हम अकेले कमरे में नहीं। साक्षी अमन का हाथ पकड़कर बोली आप माँ से बात करिए ना, देखिए हम चुपचाप एक जगह बैठे रहेंगे, लेकिन प्लीज हमें भी पूजा में ले चलिए। हमने अभी तक अपने प्यारे क्यूट से भांजे और भांजी को देखा तक नहीं। साक्षी को उदास देख अमन को भी बुरा लगता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसकी और उनके बच्चे की सेफ्टी के लिए ही था। अमन को अपनी बात ना मानते देख साक्षी उससे गुस्सा होकर बेड पर अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट गई। साक्षी अपने मन में बोली आप चाहे कुछ भी बोले लेकिन मैं नामकरण संस्कार में आऊंगी। इतना बोल साक्षी सो गई। दूसरी ओर सोम के रूम में सोम और मीरा दोनों बेड पर लेटे थे। मीरा सोम को बाहों में थी, वहीं सोम उसके सर को सहला रहा था। कमरे में खामोशी छाई थी। तभी खामोशी को चीरते हुए मीरा बोली आकाश भैया वानू की कितनी केयर करते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं। सोम बोला हाँ। मीरा कुछ सोचकर सोम की तरफ देखकर बोली जब हमारे बच्चे होंगे तब आप भी मेरी ऐसे ही केयर करोगे। सोम जो पहले से ही किसी गहरी सोच में डूबा था। मीरा की बात सुन उसकी नजर मीरा पर चली गई, जो अपनी चमकती आंखों से सोम को देख रही थी। सोम मीरा के माथे पर किस करके बोला भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम और हमारा बच्चा मेरी पहली प्रायोरिटी है। जिसे सुन मीरा की मुस्कान बड़ी हो गई। मीरा जानती थी कि सोम उसको बहुत प्यार करता है। मीरा को मुस्कुराते देख सोम बोला अब बहुत हुआ, चलो जल्दी से सो जाओ। जिस पर मीरा छोटे बच्चों जैसे मुंह बनाकर बोली नहीं अभी नहीं, अभी हमें नींद नहीं आ रही। जिसे सुन सोम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई।
सोम मीरा को देखकर बोला, ठीक है तो फिर क्यों ना हम दोनों भी हमारे बच्चों का प्लान करें। उसके साथ थोड़ा हमारा रोमांस भी ही जाएगा, क्या कहती हो? इतना कहकर सोम मीरा को आंख मार देता है। सोम की बात सुनकर मीरा के गाल शर्म से लाल टमाटर जैसे हो गए, जिसे देख सोम मीरा को टीस करते हुए बोला, तुम तो सुनने बस से इतना शर्मा गई, तब क्या होगा जब मैं तुम्हारे साथ प्यार करूंगा। मीरा सोम के सीने कर अपने नन्हे हाथों से मारते हुए बोली, आप ना सच में बहुत बड़े वाले बेशर्म है, जैसे हमें आपसे बात नहीं करनी। कहकर मीरा बेड पर दूसरी तरफ अपना मुंह करके लेट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मीरा जैसे तैसे करके खुद को संभालती है। मीरा को शर्माते देख सोम के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोम मीरा को उसकी कमर से पकड़कर खुद से सटाकर बोला, अजी अभी आपने हमारी बेशर्मी देखी कहाँ है। कहकर सोम अपने होठों को मीरा की गर्दन पर रख उसे किस करने लगा। सोम मीरा की गर्दन के साथ उसके कान को भी किस कर रहा था। बाद दोनों एक एक प्यार में डूब गए। आखिर हमारी मीरा को भी माँ जो बनना था।